क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं 12 मार्च का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। हमारा टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप चालू है यूपीएससी करंट अफेयर मॉड्यूल जो है आखिरी में बताए हुए मैंने, और डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो लिंक पीडीएफ का भी लिंक भी दे रखा है, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी आप लोग कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं 9650347272 पर। ठीक, यूपीपीएससी के लिए तो कंप्लीट पेड ग्रुप है, उसमें स्टडी प्लान आपका जो है, टेस्ट सीरीज रहती है, रोज लाइव डाउट डिस्कशन रहता है, ठीक है ना। तो बहुत बिल्कुल कंप्लीट उसमें तैयारी कराई जा रही है, और बिल्कुल रेलेवेंट मटेरियल के साथ में बौछार नहीं करी जा रही है मटेरियल की, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। कोई डाउट है तो 9650347272 पे आप लोग बात कर सकते हैं। आज जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और 10 स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे। देखिए, इंडियन रेलवे से संबंधित है, एमएसएमई का हो गया, एक्सरसाइज। तो चलिए इन सबको देख लेते हैं विस्तार से। अब फर्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3, इकोनॉमी संबंधित है। देखिए, इंडियन रेलवे ने अपना पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बना लिया है, जीसीटी इसको बोलता है। ठीक, प्रधानमंत्री जी का विजन है गति शक्ति, आपको मालूम है इसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है मेन फोकस है। और रेलवे मिनिस्ट्री जो है उसने उनकी अपनी एक पॉलिसी है गति शक्ति पॉलिसी से संबंधित। तो उसमें इनका ये है कि इनको जीसीटी बनाने हैं। जीसीटी क्या है भाई साहब? जीसीटी ये देखो ऐसा है, मल्टी मॉडल जो है, मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है ये। ठीक, आसनसोल में इन्होंने बनाया है। और ये अभी किसको दिया जाएगा? मैथन मैथन पावर लिमिटेड, थापड़ नगर में है ये। ठीक, आसनसोल बताइए कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में है कि वेस्ट बंगाल में है? थोड़ा कम वो दे देता हूँ हिंट। ये पहला जीसीटी है जो कि कमीशन किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा दिसंबर 21 में, जब से इनकी पॉलिसी आई है तब से। मैथन पावर प्लांट 2009 में चालू हुआ था, सिंपल चीज़ है। ठीक, कोई ऐसी वो नहीं है इसमें। पहला कहाँ दिया गया? आसनसोल ने बनाया था, बस ये ध्यान रखिएगा। पहला जीसीटी थापर पावर प्लांट में दिया गया है, ये मैथन पावर प्लांट थापर नगर में। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2-3, इकोनॉमी संबंधित। जो सूक्ष्म लघु मध्यम इंटरप्राइजेस होते हैं, उद्योग होते हैं, यानी कि एमएसएमई, तो उसमें जो है कई जगह देखा जाता है कि एफिशिएंसी दक्षता बहुत ज़्यादा नहीं होती, प्रोडक्टिविटी कम होती है। ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी वाइज, वित्तीय सहायता वाइज, सब जगह मतलब तरीके से उनको मजबूत करने के लिए यहाँ पर हम लोग ने पहले पढ़ा भी था कि एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन चलाया जा रहा है। ठीक, 2022 में। तो जब हमारे मिनिस्टर जो हैं एमएसएमई वाले, वो इसको लॉन्च कर रहे थे, ये चल रहा था एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन, तभी उन्होंने एक और स्कीम लॉन्च करी जिसका नाम है एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम, जिसमें 3 स्कीम अलग अलग थी, सब स्कीम उनको एक साथ कर लिया है। बस इतना इनोवेशन यहाँ पे दिखाया गया है। एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम में क्या है? इंक्यूबेशन, डिज़ाइन और आईपीआर, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार, ये तीनों अब एक में ले आए गए हैं, ताकि मतलब डुप्लीकेशन ना हो, सिंक्रोनाइजेशन हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका एम यही है कि भाई एक ऐसा हब बनाया जाए जहाँ पर इनोवेशन एक्टिविटीज़ करी जाएँ, फैसिलिटी सुविधाजनक बनाया जाए, गाइड किया जाए डेवलपमेंट में ऑफ आइडिया, जो कि एक वाइबल बिजनेस प्रपोजिशन बन सकते हैं। ठीक है, व्यावसायिक प्रस्ताव में उसको तब्दील करें और उससे जो है सोसाइटी समाज का जो है फायदा हो। ठीक, 3 जो सब स्कीम है उनको इसमें ला दिया गया है। कौन कौन सा? इंक्यूबेशन, डिज़ाइन और आईपीआर। अब देखिए, इंक्यूबेशन में क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को कई बार बताया है आसान भाषा में, कि जब कोई नवजात शिशु होता है, आपने देखा हो किसी बच्चा कोई घर में किसी का हुआ हो, तो नवजात शिशु को क्या है कि जब वो माँ के पेट से बाहर आता है तो उसको काफ़ी जो है दिक्कतें होती हैं, शुरुआत में हो भी सकती हैं। तो उसको एक इन्वायरमेंट दिया जाता है, इंक्यूबेशन में रखा जाता है। यार सौम्या, मतलब सुना होगा आप लोगों ने ये वर्ड, ताकि उसको जो है प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर जो उसका बॉडी टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट का, वो सब भी प्रॉपर रहे। ठीक, एक माँ के पेट जैसा जैसा माहौल हो सकता है वैसा करने, और फिर धीरे धीरे जो है इसको मार्केट में लाते हैं। मतलब मार्केट में तो ये आइडिया आएगा, सॉरी, धीरे धीरे उसको जो है लाइफ में इन्वायरमेंट, खुले इन्वायरमेंट में आता है। तो उसी तरीके से एमएसएमई का इंक्यूबेशन ये है कि पहले जब कोई आइडिया है, कोई क्रिएटिव आइडिया है, तो उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में धीरे धीरे, पहले उसको जो है मार्केट में आने से पहले धीरे धीरे उसको पहले रूबरू कराते हैं। ठीक है, क्या चीज़ें होने वाली, कैसे क्या है, सारी चीज़ें उसमें क्या आइडिया लगेगा, कैसे आपको करना है, ट्रेनिंग होती है, बताया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है।
यहाँ पे वित्तीय सहायता भी दी जा रही है, 15 लाख रुपए पर आइडिया के लिए, और प्लांट और मशीन लगाने के लिए 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। तो ये इंक्यूबेशन आपको मेरे ख्याल से अब आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। और डिज़ाइन ये है कि भाई साहब कोई मशीन बननी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करना है, कुछ अलग तरीके बनना, तो उसमें डिज़ाइन की एक्सपर्टीज़ और फैटर्निटी तो चाहिए ही चाहिए। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो उसके लिए भी इन्होंने रखा है डिज़ाइन प्रोजेक्ट के लिए 40 लाख रुपए, और 2.5 लाख रुपए पर स्टूडेंट प्रोजेक्ट के लिए। ठीक, आईपीआर भाई साहब बौद्धिक संपदा जो अधिकार होते हैं, मान लीजिए किसी का आइडिया है, ठीक, जैसे कॉपीराइट होता है हमारा, जैसे पेटेंट होता है, ठीक, तो पेटेंट कराना, ट्रेड सीक्रेट होते एक बोलते हैं, ट्रेड सीक्रेट होता है, तो ये सारी चीज़ें आईपीआर में आती हैं। तो किसी ने कोई मशीन बनाई या फिर कुछ है, तो उसको जो है आईपीआर में के लिए जागरूक बनाया जाए कि भाई साहब अपना पेटेंट कराओ, ठीक है ना, ताकि डुप्लीकेशन कम हो, और जिसका आइडिया है उसको अब देखो किसी का आइडिया जो है सिक्योर हो जाएगा, तो क्या होगा, लोग को लगेगा कि हाँ यार आइडिया अच्छे से लाना भी चाहिए, और अच्छे से अच्छे आइडिया लोग सोचना चालू करेंगे, तो इसको सिक्योर करना भी ज़रूरी है। और एमएसएमई तो बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि तुरंत ही जो है कॉपी कैट लोग जो है इसको बना लेते हैं। ठीक, तो ये था। अगला टॉपिक है जो इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित है, एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन, मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक, जैसे अभी हम लोगों ने स्लाइनेक्स पढ़ा था, याद है, तो वैसे ही ये जो है धर्मा गार्जियन जो है, ये जापान के साथ होती है। ध्यान से सुनिए, इंडिया और जापान के बीच में है, आर्मी की है, ठीक, थल सेना की है, और वार्षिक है। अभी 27 से 10 मार्च तक ये चली, बेलगाम कर्नाटका में। ठीक, बस इससे ज़्यादा बाकी सब जो है आपस में मिले, खूब कल्चरल बातें हुई, कॉम्बैट की ट्रेनिंग करी, स्पोर्ट हुआ, और लेवल और डिफेंस कॉपरेशन बढ़ेगा। ठीक, वो सारी बातें जो है वो सब सही है। पहली बार कब हुआ था ये ध्यान रखिए, बताइएगा इसमें। ठीक, पहली बार जो है आपका जॉइंट एक्सरसाइज धर्मा गार्जन की कब हुई थी, और अगली बार किस जगह होने वाली है। इस बार तो इंडिया में हुई है, बेलगाम में। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक इस फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2, हेल्थ इश्यूज संबंधित है, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, जो आयुष मंत्रालय है हमारा, उसमें आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, ठीक है ना, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ये सारी जो है होती हैं। उसमें से यूनानी को बढ़ावा देने के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा था अभी, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। नाम क्या था, डाइट एंड न्यूट्रिशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है ना, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारे आयुष मंत्री हैं, श्रीनगर में ये हो रहा था, वहाँ पे उन्होंने जाके इस में जो है इनॉग्रेट कर दिया, ठीक, इस कॉन्फ्रेंस को। और इन्होंने ये भी कहा है कि भाई साहब अनाउंस किया एक रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। अब जो यूनानी आप समझ लो, ये पारंपरिक जो मेडिसिन है, इन पे कई बार सवाल उठाए जाते हैं कि भाई साहब इसमें कोई रिसर्च होती नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक जो है प्रमाण नहीं है कि ये इसकी एफिकेसी प्रभावकारिता अच्छी है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं है, कुछ तो है, तभी इतने सैकड़ों सालों से ये जिंदा हैं, लोगों को सही भी करते हैं। बस ये है कि साइंटिफिकली एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत बड़ी वेस्टर्न बहुत धन्ना सेठों की एक लॉबी है जो इनको उठने नहीं देना चाहती, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उठ रहे हैं। ठीक, जो हमारी पारंपरिक जो ये मेडिसिन है उठ रही है, तो उसी के लिए रिसर्च जो है किया जाएगा इस संस्थान में यूनानी मेडिसिन संबंधित, और जो है आयुष सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जाएगा, किसमें, इलाज बिल तदबीर में। ठीक, तो ये इन्होंने यहाँ पर इसको अनाउंस भी कर दिया है, और उन्होंने WHO को बताया भी है कि भाई साहब आयुष मंत्रालय ने यूनानी से संबंधित कई सारे जो मानकीकरण होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्रशिक्षण होता है, ठीक, वो सारे कुछ बताए हैं, ताकि जो है गुड क्वालिटी यूनानी मेडिसिन बनाई जा सके और सर्विसेज दिए जा सके। ठीक, WHO को इसमें इन्होंने बताया, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक इस, अच्छा, यूनान शब्द का इसमें उपयोग हुआ, यूनान किसको बोलते हैं, किस भौगोलिक क्षेत्र को बोलते थे पहले, कमेंट करके बताइए। ठीक बहुत आसान है मुझे मालूम, लेकिन थोड़ा देखते हैं, किसी से नहीं पता, कौन कौन गूगल करता है, कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, आंसर पता होना जरूरी है क्वेश्चन पूछने के बाद। जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित अगला टॉपिक है, वो है रसैती। रसैती क्या होता है भाई साहब, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसके लिए संस्थान खोले गए हैं। सिंपल चीज़ है। ठीक, रसैती क्या है, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। ये संस्थान खोलता है बैंक। ठीक, संस्थान खोलता है बैंक, और इसमें मदद और कौन कौन करता है, एक तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सेंटर से, और स्टेट गवर्नमेंट, मान लीजिए यूपी में हैं आप, तो यूपी की गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होगी, आपका ग्रामीण मंत्रालय तो है ही है, और साथ ही साथ जो बैंक है, ठीक, स्पॉन्सर बैंक होता है,
स्पॉन्सर बैंक को ये जो है मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है कि वो अपना लीड डिस्ट्रिक्ट, एक होता है स्कीम होती है कि डिस्ट्रिक्ट लीड डिस्ट्रिक्ट में ज़रूर से ज़रूर एक रसैती इंस्टीट्यूट जो है वो उसको खोलना है और वहाँ पे स्वरोजगार उद्यमिता को बढ़ावा देना है। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रशिक्षण जो है आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हैंड होल्डिंग जो है एंटरप्रेन्योर की करते हुए, ठीक है। तो ये तो सारा चीज़ें बैकग्राउंड है। अभी न्यूज़ में क्यों है भाई साहब? अच्छा, जो प्रशिक्षण देते हैं तो कई सारे कोर्सेज होते हैं। तो अभी जब इंटरनेशनल वीमेंस डे था 8 मार्च को, तो इन्होंने नए बैच चलाए वीमेन सेंट्रिक कोर्सेज पे, सिंपल। तो ये सारी चीज़ें इसमें रसैती, इसलिए जो है न्यूज़ में था यहाँ पर। और बैंक को जो है मैंडेटरी होता है कि अपने लीड डिस्ट्रिक्ट में जो है रूरल यूथ को ट्रेनिंग देने के लिए ये जरूर उनको खोलना है। और 18 से 45 वर्ष के लोग जो इसमें है पात्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के गरीब यूथ होने चाहिए। तो समझ रहे हो, बीपीएल वाला जो है इसमें आएगा। और रसैती जो है ये एस्टेब्लिश किया जाता है, ये पायनियर होता है कि भैया जो गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में यूथ है, युवा है, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको जो है उनको पढ़ लगे और वो जो है बढ़े आगे, ठीक। तो उसके लिए ट्रेनिंग दो उनको, उनको जो है वित्तीय सहायता भी, जब उनको लोन वोन चाहिए तो वो सारी चीज़ें उनको मुहैया कराई जानी चाहिए, ठीक। अभी तक 40 लाख करीबन कैंडिडेट जो है ट्रेंड प्रशिक्षण पा चुके हैं 64 कोर्सेज में, जिसमें से 28 लाख करीबन जो है वो स्वरोजगार की तरफ बढ़ चुके हैं। 31 जनवरी 2022 तक का ये डेटा है। और अभी ये स्कीम जो है 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित क्षेत्रों में 585 फंक्शनल रसैती के द्वारा चलाया जा रहा है। 23 लीडिंग बैंक इसमें काम कर रहे हैं, ठीक। तो ट्रिपल जो इसमें साझेदारी है किस किस की है? बैंक की है, ग्रामीण जो मंत्रालय है केंद्र का, और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, याद रहेगा ना। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही आसान है, जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल से संबंधित है। देखिए साउथ कोरिया आपको पता है, साउथ कोरिया में इलेक्शन हुए, इलेक्शन में जो नए जीत के आ रहे हैं उनका नाम है यून सुक यॉल, यून सुक यॉल, ठीक। बस इतना समझ या नाम याद रखिएगा कि यून सुक यॉल साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। 10 मई को जो है इनकी ताजपोशी होगी। और मैपिंग देख लेते हैं। साउथ कोरिया देखिए, इसके पश्चिम में येलो सी है, आपका ईस्ट में ईस्ट सी ऑफ जापान बोल सकते हो आप। बुसान जो है ये जापान का है एरिया है। जेजू जो है आपका एक आइलैंड है साउथ कोरिया के दक्षिण में। सेओल इसकी जो है राजधानी है। इंचियोन करके जो है एक जगह है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट जगह है। और ये जो एरिया देख रहे हो आप, ये डीमिलिटरलाइज जोन है, मतलब यहाँ पे कुछ किलोमीटर दूरी का जो है, मतलब ब्रॉड 8 किलोमीटर है शायद, मुझे इतना याद आ रहा है। तो वहाँ पे किसी की मिलिट्री नहीं जा सकती, चाहे साउथ कोरिया की चाहे नॉर्थ कोरिया की, ठीक। और इसको 45 डिग्री शायद नॉर्थ भी बोलते हैं। एक बार कमेंट करके कंफर्म करके जरूर बताइएगा, ठीक। ये सारी चीज़ें यहाँ पे थार्ड, एक चीज़ और याद आ गई, थार्ड नाम से जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, एयर डिफेंस सिस्टम लगाया था, ये यूएसए ने साउथ कोरिया को दिया है, थार्ड। और भाई साहब ये यूपीएससी पूछ भी चुका है मेरे ख्याल से 17-18 के एग्जाम में। मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अभी यूपीएससी ने मेंस में पूछा था S-400 रैम के बारे में, जो इंडिया जो है रशिया से खरीद रहा है। लेकिन यूपीएससी है तो थोड़ा खेल तो खेलेगा ही। उसने पूछा कि S-400 रैम जो है वो दूसरों से क्यों अच्छा है तो समझ रहे हो, तो मतलब ये नहीं है कि खाली आपको पता हो कि रशिया से खरीद रहे हैं, दूसरों से क्यों अच्छा है, क्या उसके अंदर काबिलियत है जो हम उसी को खरीद रहे हैं बाकी को नहीं खरीद रहे हैं। तो ये चीज़ में उन्होंने पूछी थी। अगला जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक। ब्यूरो ऑफ, ये भारतीय मानक ब्यूरो उसको बोलते हैं। इसने अपना एक स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर बनाया है, मानकीकरण अध्यक्ष प्रोफेसर बनाया IIT रुड़की में। बस सिंपल सी चीज़ है। 10 मार्च को जो है ये इस्टेब्लिश किया गया। IIT रुड़की के साथ में इनका समझौता ज्ञापन हुआ है। और वहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मानकीकरण चेयर जो है BIS के द्वारा इस्टेब्लिश किया जा रहा है किसी इंस्टीट्यूट में। किन एक्टिविटीज़ को करने के लिए? स्टैंडर्डाइजेशन एंड कन्फॉर्मिटी असेसमेंट। आप लोग सोच रहे हो कि स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण, ये सब, और उसके लिए अनुरूपता मूल्यांकन, ये सब क्या चीज़ें हैं। तो आपको ये बताता हूँ, ये BIS जो है, आप लोगों ने सुना होगा कि जब मम्मी डैडी पहले से बात होती थी तो वो कहते थे भैया, आज भी है, ISI मार्क का ही लेके आना भैया। ISI मार्क है तो मतलब स्टैंडर्ड का है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, ठीक। ये ISI जो पहले था वहीं अब BIS बन गया है।
और BIS का जो एक एक्ट आया था, ये वैधानिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी 2016 में, तब से हम इसको BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बोलने लगे। और भारत में ये राष्ट्रीय मानक ब्यूरो है, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है ये। ठीक, MOU हुआ है, कंफर्मिटी। अब इसमें कई सारे, अब कुकर, प्रेशर कुकर लाना है तो उसके लिए ISI के जो है मानकीकरण अलग होंगे। ठीक, कोई वाटर मोटर है या फिर अलग, तो अलग अलग क्षेत्रों में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, सब में अलग अलग मानकीकरण और कंफर्मिटी असेसमेंट किया जाएगा। ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय, जो कंज्यूमर उपभोक्ता मंत्रालय जो है, उसके अंतर्गत ये आता है। वैधानिक निकाय है, 2016 में इससे संबंधित एक अधिनियम आया था। ठीक, और जो पहले ISI होता था, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, उसको ही इसने मतलब अब इसका नाम ये BIS हो गया है। अंडर द ये सेटअप किया गया था भाई साहब, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाईज द 1946 में। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3, इकोनॉमी संबंधित। आजकल देखो वो जेड नाम से जो आपका यूक्रेन में जो न्यूक्लियर प्लांट है, उससे पहले चेरनोबिल वाला न्यूक्लियर प्लांट है, तो रेडियो एक्टिव जो है रेडिएशन की बातें काफ़ी चल रही हैं, न्यूक्लियर खतरा मंडरा रहा है। तो लगे यहाँ तभी क्या हुआ कि भारत का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है तमिलनाडु तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में कुंडमकुलम नाम से, वहाँ पे, वहाँ की एक तो पहले बात है कि विलेज पंचायत जो है, कुंडमकुलम विलेज पंचायत, वो पहले से ही बोल रहे थे कि भाई साहब एक जो ये पावर प्रोजेक्ट है, ये एक साइट बना रही थी अलग से। मान लीजिए ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बना हुआ है, ठीक, उससे थोड़ी दूर पे एक साइट प्रोजेक्ट के बना रही थी, अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी एक बना रही थी। ठीक, जहाँ पर न्यूक्लियर वेस्ट को, परमाणु अपशिष्ट को रखा जाता। तो पहले तो ये कुंडमकुलम विलेज पंचायत ही इसका विरोध कर रही थी। ठीक, और उन्होंने जो है यहाँ तक ये भी कह दिया कि ये फैसिलिटी बननी नहीं चाहिए, कि वेस्ट मत डालो यार। वैसे ही इस प्रोजेक्ट का हमेशा से ही विरोध होता रहा है, बहुत डिले रहे, फिशरमैन जो है मछुआरे वो करते रहे। और फिर न्यूक्लियर से सब डरते हैं यार, रेडिएशन से। एक बार रेडिएशन हो जाता है तो जेनेटिकली ऐसा रहता है कि कई सारी पुश्तें, जनरेशन तक जो है वो फैला रहता है। और कितना नुकसान होगा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, कितना भी आप वो कर लो उसको रोकने की। लेकिन अगर एक बार फटा, जैसे फुकुशिमा न्यूक्लियर वार डिजास्टर हुआ था 2010-11 में, आप जापान में, समझ रहे हो, तो वो जापान उसने तो कर लिया, तो ये कंट्रोल, लेकिन दिक्कत तो बहुत बड़ी हो सकती है, नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन तमिलनाडु के, उन्होंने भी बोला कि भैया इस फैसिलिटी को मत बनाओ। प्रधानमंत्री जी को जो है इन्होंने लेटर भेजा था। जो विलेज पंचायत है उसने तो ये भी कहा कि जो ये कुंडमकुलम के जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है, इसने हमारी बहुत ही मतलब बेइज्जती करी, हमको कुछ माना नहीं, हमने इसके खिलाफ जो है अपोजिशन भी किया था, लेकिन फिर भी इन्होंने कह दिया कि हम तो ये बना के रहेंगे, ये फैसिलिटी जिसमें कि हाईली रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर फ्यूल वेस्ट रखा जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें इन्होंने कहा था कि हम बहुत मतलब गुस्सा थे वो उनसे। ठीक, अत्यधिक रेडियोधर्मी परमाणु ईंधन कचरे के भंडारण के लिए राज्य सरकार के विरोध के बावजूद सुविधा के निर्माण के साथ आगे बढ़ने के लिए KNPP प्रशासन की भी निंदा की। कुंडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु के। 31 मार्च 2002 में ये चालू हुआ था, लेकिन फिशरमैन के विरोध की वजह से काफ़ी इसमें डिले हुआ। इसमें 6 VVER 1000 रिएक्टर्स हैं। रशिया के साथ में, सहयोग के साथ में जो इसको बनाया जा रहा है। रशिया की जो न्यूक्लियर वाली जो संस्था है वो क्या नाम है, एटम स्ट्रॉय एक्सपोर्ट। ठीक, और भारत की तरफ से कौन है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL। 6000 मेगावाट का ये जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत ही खतरनाक है, जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित है। देखो ऐसा है कि अर्थ के साथ साथ आपने मून को भी देखा होगा, तो मून पर और अर्थ पर बहुत करोड़ों लाखों सालों से जो है क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, एस्ट्रॉयड टकराते रहते हैं और उन पे गड्ढे बनते रहते हैं। ठीक, लेकिन गड्ढे जो होते हैं वो अर्थ पे भर जाते हैं। ठीक, लेकिन आपके मून पे भर नहीं पाते। तो वो आप अगर आप टेलीस्कोप से कभी देखोगे तो गड्ढे वहाँ पे, क्रेटर इनको बोलते हैं, ये बने रहते हैं। ठीक, इसका कारण यह है कि अर्थ पे 3 चीज़ें होती हैं। एक तो क्षरण होता है यानी कि इरोजन। ठीक, दूसरा होता है टेक्टोनिक प्लेट्स जो आपका क्या बोलते हैं इसको, विवर्तनिकी। ठीक,
और ज्वालामुखी वाला जो वल्कनिज्म है, इन तीनों कारणों की वजह से अर्थ पर ये क्रेटर भर जाते हैं। साथ ही साथ अर्थ पर वायुमंडल है और मून पर वायुमंडल है नहीं, वायुमंडल नहीं तो विंड नहीं है, विंड नहीं है तो भैया क्षरण नहीं है, इरोजन नहीं है। ठीक, प्लेट टेक्टोनिक है तो उसकी वजह से भी जो है भूभाग भर, ये गड्ढे वड्ढे भर जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वल्कनिज्म भी, मतलब जैसे लावा वो बाहर निकलता है तो भाई वहाँ पे है ही नहीं मून पे, तो उसकी वजह से भी गड्ढे नहीं भर पाते। तो ये तो तीन चीज़ें जो बैकग्राउंड है जनरल स्टडीज से क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, जो ज़्यादा जरूरी है मुझे लगता है। बाकी जो करंट अफेयर में है वो क्या चीज़ है भाई साहब, कि चाइना ने एक लूनर मिशन भेजा था 2014 में, नाम था चांगे 5T1। इसमें जब रॉकेट ऊपर उड़ता है तो उसमें कई सारे बूस्टर होते हैं। ठीक है, जैसे बूस्टर होते हैं, एक हटता है, दूसरा हटता है, तीसरा। तो तीसरी स्टेज का जो एक बूस्टर था भाई साहब, वो जाके अभी मून के चंद्रमा की सतह पे आके टकराया और 65 फीट चौड़ा गड्ढा वहाँ पे उसने बना दिया। मतलब कहने वाली बात यह है कि ये धरती पे भी टकरा सकता था, या इस तरीके से जो कबाड़ है अंतरिक्ष का, ये जाके इधर उधर टकरा रहा है, बाकी जो सेटेलाइट है उनको भी धराशायी कर सकता था। तो भाई ये एक जो है सोचने वाली बात तो है। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा नेस्लर सिंड्रोम। ठीक, ये भी मतलब जो स्पेस में डेब्रिस होता है, ये कबाड़ ये सब होता है, ये कहा जाता है नेस्लर सिंड्रोम। ये बताता है कि भाई साहब एक जो है जाके दूसरे से लड़ा, उससे कई सारे टुकड़े हुए, वो कई सारे टुकड़े तीसरे चौथे पांचवें लड़े, वो कई सारे टुकड़े होते होते खूब पूरे जो है टुकड़े पूरा जो है स्पेस में जो है ये फैल जाएगा, सब बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा मामला। और सब कुछ तो अब सेटेलाइट से ही हो रहा है। ठीक, तो पहले तो वहाँ हम पिटेंगे, इंटरनेट नहीं आएगा, कई सारी चीज़ें हैं, फिर उसके बाद जो है वो कहाँ कहाँ गिरेगा, किसके ऊपर गिरे, क्या हो सकता है, कोई जल के राख होगा, कोई अंदाज़ा भी लगाया नहीं जा सकता। और बहुत स्पीड से चलेगा, ये भी एक चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से। तो ये इसकी वजह से न्यूज़ में था, चाइना का था, और ये क्रेटर इसने बना दिया है मून पे जाकर। और स्पीड देख रहे हो भाई साहब, 9300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा था, 4 टन का था ये। और ये पहला रिकॉर्डेड अनइंटेंशनल केस है स्पेस जंग का, जो कि मून पे जाके लड़ा है, इसलिए पूछ सकते हैं। अच्छा, ये बताया किसने, बिल ग्रे नाम से एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर हैं, ठीक, खगोल शास्त्री हैं। इन्होंने एक प्रोजेक्ट चला रखा है, प्रोजेक्ट प्लूटो, जिसके अंतर्गत ये मतलब इन्होंने ये इस ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया और फिर बताया कब कोलिजन होगा, कितनी स्पीड से होगा, क्या ट्रेजेक्ट्री है, क्या टाइम रहेगा। टेलीस्कोप से रोज देखते रहते थे ये, और फिर ये बता रहे थे। ठीक, बिल ग्रे, प्रोजेक्ट प्लूटो, ध्यान रखना। इन्होंने एक बढ़िया सॉफ्टवेयर बना रखा है एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, गाइड नाम से। ठीक, गाइड नाम से एक लोकप्रिय खगोल विज्ञान सॉफ्टवेयर के निर्माता भी हैं, और एस्ट्रोनॉमिकल सप्लाई सॉफ्टवेयर ये जो है शौकिया और पेशेवर खगोलविदों को देते रहते हैं। बाकी जो ज्योग्राफी संबंधित जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अच्छा, भारत में भी एक क्रेटर है जो कि एस्ट्रॉयड के टकराने की वजह से बना है, महाराष्ट्र में है। ठीक, अब तो तालाब बना हुआ है बहुत बड़ा, बताइए क्या नाम है उसका। ठीक, भारत बता रहा हूँ, धरती पे भी 200 से करीब जो है क्रेटर हैं, और मून पे थाउजेंड्स हैं। ठीक, तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से धरती पे नहीं होते हैं, वल्कनिज्म यानी कि ज्वालामुखी, और प्लेट टेक्टोनिक्स यानी कि विवर्तनिकी, और जो है इरोजन यानी कि क्षरण। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 1, नहीं ये 2 होना चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशन। क्या है डिफैक्टो स्टेट और पैरा स्टेट। अभी देखो क्या हुआ, यूक्रेन में जो है डॉनबास रीजन जो है ये वाला, यहाँ पे लुहांस्क और दोनेत्स्क, इन दोनों को रशिया ने कहा कि तुम इंडिपेंडेंट स्टेट हो। ठीक, तो इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे काफ़ी हल्ला हुआ और अब तो लड़ाई चल रही है। ठीक, इसी तरीके से जो आपके ये हैं कुछ एरिया, अबखाजिया और साउथ ओसेटिया, ये जॉर्जिया में ऐसे स्टेट हैं जिनमें इंटरनली जॉर्जिया के अंदर आते हैं, सही है, लेकिन ये डी फैक्टो स्टेट है, मतलब इनको रिकॉग्निशन वर्ल्ड में तो नहीं है, लेकिन इनको जो है रशिया जो है रिकॉग्नाइज करता है। ठीक, और ये आंतरिक रूप से पूरी तरीके से इनका झंडा भी है, इनकी मिलिट्री भी है भाई साहब, सब कुछ है, एक जो देश के पास में होता है, एक स्वतंत्र देश के पास में होता है। बस ये है कि जॉर्जिया के अंदर है। अच्छा, इन अंदरूनी तो है सर, लेकिन एक्सटर्नल नहीं है। मान लीजिए बाहर जो है किसी के ऊपर इनको कुछ बात करें, कुछ फॉरेन रिलेशन उन सब में जॉर्जिया का से पूछना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं।
तो रिकॉग्निशन भी भाई कम है दुनिया में। रशिया ने हालांकि रिकॉग्नाइज कर रखा है, लेकिन एक जगह है आपका मोल्डोवा में, ये मोल्डोवा रहा आपका, ठीक। क्या नाम है इसका, ट्रांसनिस्त्रिया। ट्रांसनिस्त्रिया, इसको रशिया ने रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा है, ठीक। और लेकिन ये भी अपना डिफेक्टो के तरीके से जो है यहाँ पे रहता है कि अलग से स्टेट है ये, ठीक। तो ये चीज़ें हैं आपस में, तो भाई साहब एक एक दूसरे को तो करेंगे ही करेंगे। एक रीजन ऐसे ही है नगोर्नो कराबख, ये जो है अजरबैजान में है, ठीक। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे अभी इनकी जो रिकॉग्निशन है, मान्यता है, वो ढंग से बनी नहीं हुई है। ये खुद में आंतरिक रूप से तो अपने आप को स्टेट बनाते हैं, इनके पास मिलिट्री भी है, फ्लैग भी है, सब कुछ है, लेकिन दुनिया में इनकी रिकॉग्निशन, जैसे इंडिया है, लोग मानते हैं हाँ ये कंट्री है, उस तरीके से नहीं है। तो ये वाला जो मॉडल है, ठीक है ना, कि डी फैक्टो स्टेट होना, अंदरूनी रूप से जो है पूरे स्टेट होना, बाहर से नहीं है, इसी मॉडल को ये कहा जा रहा है कि डॉनबास रीजन में जो लुहांस और दोनस्क हैं, वहाँ पे भी रशिया को अपनाना चाहिए और उनको अपनी आंतरिक रूप से पूरी जो है स्वतंत्रता देनी चाहिए। रशिया इनको रिकॉग्नाइज कर ले और जो है काम चल जाए, इसको हम लगा सकते हैं। इंटरनली तो ये लोग संप्रभुता इनके पास है, लेकिन बाहरी संप्रभुता नहीं है। दोनस्क और लुहांस में भी ये फॉलो किया सकता है, ये डी फैक्टो वाला स्टेट्स, ठीक, वास्तविक राज्यों के रूप में मौजूद है। ये तीनों जो है इंटरनल तो है लेकिन एक्सटर्नल नहीं है, और इनको जो है रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता है ग्लोबल कम्युनिटी के द्वारा, ठीक। रशिया इसको अबखाज़ा और साउथ एशिया को तो रिकॉग्नाइज करता है, और उसके जो दोस्त हैं रशिया के वो भी करते हैं, जैसे सीरिया, नौरू, निकारागुआ, वेनेजुएला, लेकिन रशिया इसको नहीं करता है, ट्रांसनिस्त्रिया को, जो कि मालदोवा में है, ठीक। आपस में ये तीनों ही करते हैं। इनकी खुद की संसद भी है भाई, आर्म फोर्सेस भी है, एंथम, कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ है, लेकिन बाहरी संभवता नहीं है, ठीक। और इन तीनों ही स्टेट का भाई साहब पैटर्न जो है कौन है, रशिया ही है। संरक्षक कौन है, रशिया। मतलब ये समझ लो कि ये तीनों ही बिना रशिया के आर्थिक, राजनीतिक और मिलिट्री सपोर्ट के रह नहीं सकते। तुरंत ही लोग भाई, जहाँ अगर मतलब संरक्षण ना दे तो जॉर्जिया अगले दिन इनको पीट नहीं देगा, समझ रहे हो ना, ये चीज़ है। ये वैसे ही है कि भाई साहब जब पोर्टुगीज़ को हमने मान लो 1961 में जब पुलिस एक्शन के थ्रू भगाया, तो अगर वहाँ से कोई और कंट्री होता आसपास, वो कहता कि हम इसके रक्षण है, तो क्या भारत एक बार सोचता कि पुलिस एक्शन करने से पहले। वैसे ही यहाँ पर भी है, जॉर्जिया हो चाहे मोल्दोवा हो, एक बार सोचे जो रशिया भाई साहब इनका संरक्षक है क्या चाहते हैं, ठीक। तो ये ऐसे डॉनबास में भी कर सकता है रशिया, और सिक्योरिटी गारंटर बन जाए, उनको अपने में स्टेट बनाए दे, तो ये इससे बढ़िया रहेगा। उनके फ्रेंडली रिलेशन भी बने रहेंगे बॉर्डर्स पे रशिया के, और रशिया की अपनी जो एक आधिपत्य बनाने की जो प्रवृत्ति है वो भी बनी रहेगी, ठीक। ये खाली पेज रख दिया गया है यहाँ पर, पता नहीं क्यों दिया गया, छूट गया है। यहाँ पे आप लोग को नोट्स लिख सकते हैं एज यूजुअल, जो मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि कुछ पेड ग्रुप मॉड्यूल में चल रहे हैं, पर्सनल गाइडेंस, काउंसलिंग, स्टडी प्लान, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर टेस्ट, करंट अफेयर मंथली मैगजीन, ये सब कुछ आपका जो है ये मिशन प्रयागराज 2022 यूपीपीएससी के लिए इसमें दिया जा रहा है। उसी के सब पार्ट्स और ज़रूरत के अनुसार जो है अलग अलग लोग जो है अपना ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ करंट अफेयर की मंथली टेस्ट सीरीज चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए और उसके डाउट डिस्कशन चाहिए तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ करंट अफेयर और उससे बैकग्राउंड में जाके जीएस की जो मैं पढ़ाई करवाता हूँ, ठीक। कुछ मान लीजिए ऐसा है कि एट शेड्यूल के बारे में बताया गया करंट अफेयर में, मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चन आ सकता है जनरल स्टडीज़ पेपर में, तो मैं उसके संबंधित जो भी नोट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, सारे डाउट डिस्कशन सॉल्व करूंगा। उसका भी एक ये वाला यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए है। करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज दोनों की सिर्फ पीडीएफ दी जाएगी, कोई डाउट डिस्कशन नहीं होगा, इसके लिए भी है, लेकिन ये सिर्फ यूपीपीएससी के लिए है, ठीक। क्योंकि मैं यूपीएससी बोल के और यूपीपीएससी का मटेरियल दूँ, ऐसा मैं नहीं करूँगा, बाकी लोग करते हैं उनको करने दीजिए, ठीक। ऊपर वाला सब देखता है। काउंसलिंग और गाइडेंस, आप कहीं पे भी पढ़ते हैं, आप वहाँ परेशान हैं कि आपको कोई डाउट, टीचर से कोई बात करने नहीं मिलता है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई काउंसलिंग नहीं है, कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है, कोई डाउट आपके सॉल्व हो नहीं पा रहे हैं, बस एक तरफ से जो है सामान मटेरियल एजुकेटर और बताया जा रहा है, दूसरी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस वाले में क्या है, पूरी काउंसलिंग, गाइडेंस, कॉलिंग सपोर्ट, सब कुछ जो है वो दिया जाएगा, लगातार कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज होगी, और आप जो भी डाउट पूछो स्टडी संबंधित, यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, सारे डाउट आपके सॉल्व किए जाएंगे। तो वो भी आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जो है ये वाला बेनिफिशियल है, जो लोग फंस चुके हैं दूसरी जगह जो है ज्वाइन करके, और जो लोग नहीं फंसना चाहते हैं इस तरीके के बौछारों से, वो हमारे साथ
कंप्लीट पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग के लिए है, अगर कोई जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है। रोज एक क्वेश्चन दिया जाएगा और रोज उसका इवैल्यूएशन दिया जाएगा ऑडियो के माध्यम से। ठीक, तो फिर कैसा लगा आज का आप लोग सेशन? अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ये आपका अपना चैनल है जिसका नाम है कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।